हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है, जिसका कोड है 346 BT। ये दूसरा सेट है। तो इस सेट के हमने कुल 2 पार्ट में वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। पहले पार्ट में हमने कुल प्रश्न क्रमांक 3 के सभी खंडों तक हल किया है और दूसरे वाले पार्ट में हमने जो यहाँ पे चौथा प्रश्न है उसके कुल 5 खंड हैं। ये देख सकते हो, चौथे प्रश्न के कुल 5 खंड हैं। यहाँ तक के खंडों को हमने अपलोड किया है। तो आज के तीसरे पार्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्टों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुल यहाँ पे 5 पार्ट हैं और चौथे में कुल 2 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये पूरे प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। पांचवें प्रश्न का पहला खंड, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ चित्र बनाएंगे, फिर सवाल को आगे हल करेंगे। सवाल है पांचवें का पहला खंड। इसमें कहा एक अपसारी है और एक अभिसारी। अपसारी माने उत्तल लेंस, तो चित्र में बनाएंगे एक उत्तल लेंस को, अपसारी माने अवतल लेंस। तो सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाएंगे और एक बनाएंगे उत्तल लेंस। जो 2 लेंस हुए, एक की फोकस दूरी 20 है, मतलब पहले वाले की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा क्योंकि अवतल की फोकस माइनस में होती है। और एक का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, और ये उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी हम प्लस में रखेंगे। दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर रखे हैं तो एक ही मुख्य अक्ष भी हमने बना लिया। अब उसके बाद सवाल में कहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, वो भी चित्र में बना लेते हैं। अब कहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी उत्तल लेंस जब इमेज बनाए तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर बनाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं पर कोई एक पॉइंट है या जहाँ पे कोई एक वस्तु AB पड़ी हुई है, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है एक वस्तु AB। अब सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाएंगे, तभी सवाल लगाने में आसानी रहेगी। तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे पैरेलल बना देते हैं ऐसे, ये मान लो पैरेलल गया। तो ये जब पैरेलल जाता है तो ये फोकस दूरी से जाता हुआ दिखता है। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कहीं ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है इसकी फोकस दूरी, ये मान लेते हैं। तो ये लगेगा कि ये फोकस दूरी से जा रहा है क्योंकि ये है अपसारी। और एक किरण को बना देते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट की एक किरण को प्रकाशिक केंद्र से आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे ये कट होगा यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज नाम दे देते हैं A', B' बनेगा। अब ये वाली जो वस्तु, ये जो पहले वाले अवतल लेंस ने जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया, ये प्रतिबिंब इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा और फाइनल इमेज इसके द्वारा इन्फिनिटी डिस्टेंस पर बनाया जाएगा। ये हुआ मेन कलाकारी इसका। मतलब अब यहाँ से हम इसमें चित्र बनाएंगे और उसके बाद फिर ये वाला जो उत्तल लेंस है ये इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा। ये काम होता है इसमें। तो अब इस प्रश्न को आप कई तरीके से लगा सकते हो। पहला तो आप इसको उल्टा सोच लो कि उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब अनंत पे बनाया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आभासी वस्तु है जो कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया है, तो इसको इस उत्तल लेंस के फोकस पर होना चाहिए, क्योंकि जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यहाँ एक दूसरा इमेज हम बना के आपको समझाते हैं कि मान लो एक उत्तल लेंस है और ये कोई उसका फोकस है। तो जब लेंस के फोकस पर कोई होता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूसरी तरफ बनता है अनंत पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर बनता है।
तो अगर ये वाला जो यहाँ पे ए डैश बी डैश है, अगर ये उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर होता तो फिर प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जैसा कि लॉजिक दिया है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं जो जो दिया है। सबसे पहले दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी F1, उसकी वैल्यू है ऋण 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसको हम लिखते हैं F2 से, वो दिया है 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे चूँकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसलिए ए डैश बी डैश, ये वाला जो है उत्तल लेंस के फोकस पर है या फोकस बिंदु पर है, मतलब ये इसके फोकस बिंदु पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? इसकी टोटल 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मान लो C1 और ये C2। तो यहाँ से जो दूरी बनेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 30 बनेगी, इसमें से 15 कम कर देंगे तो अवतल लेंस से उसकी दूरी आ जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए ए डैश बी डैश की उत्तल लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर। हम यहाँ चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, केवल हम दूरी लिख रहे हैं। लिखेंगे इसलिए ए डैश बी डैश की अवतल लेंस से दूरी 30 ऋण 15 बराबर होगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। अब यहाँ पे सूत्र के सहायता से हल कर देंगे। लिखेंगे इसलिए अवतल लेंस के लिए जो v की वैल्यू होगी, जो प्रतिबिंब है, यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हो गया? 15 आया यहाँ पे, तो v की वैल्यू हो जाएगी ऋण में 15 सेंटीमीटर, और F1 पहले से दिया ऋण में 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सूत्र इस्तेमाल कर देंगे 1/f। सूत्र में सारी वैल्यू रखेंगे, f की जगह पे F1 का मान यानी -20, v इसकी वैल्यू है ऋण 15, और u इसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब ए बी की दूरी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं जो निकालना है। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो आएगा ये चीज़, इस साइड में माइनस में 1/20 प्लस 1/15 इक्वल आएगा माइनस में 1/u। एलसीएम लेंगे 15 का 1 में गुणा, या तो दोनों का एलसीएम आप 60 ले लो, 15 चौक को 60 और 20 में 60, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा और इसमें 4 से, और नीचे आएगा 60 बराबर ऋण 1/u। या इसको इस साइड हल कर देते हैं तो 4 में से 3 जाएगा 1/60 बराबर ऋण 1/u, या फिर u की वैल्यू होगी ऋण 60 सेंटीमीटर। ऋण आया मतलब वस्तु को अवतल लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। लॉजिक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम आपको पूरा प्रश्न समझाते हैं। सवाल में दिया हुआ था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण 20, अवतल नहीं लिखा था अपसारी, तो मतलब अवतल समझो, एक उत्तल लेंस 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों के बीच में जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर का। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाने के लिए अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब उत्तल लेंस के फोकस पर होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी इसकी फोकस यानी 30 होनी चाहिए। अब चूँकि 15 निकल गया तो ये बचा 15। तो हम अवतल लेंस के लिए v की वैल्यू ऋण 15, F1 दिया पहले से 20, तो u हमें निकालना, वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे चित्र है और ये है उसका सॉल्यूशन।
इसमें चाहे तो आप चर एक्स वाई जेड वगैरह मान के भी लगा सकते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा आसान। अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा खंड। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5वें का दूसरा खंड, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस और एक लेंगे छोटा लेंस जो कि होगा अभिदृश्यक, और एक लेंगे बड़ा लेंस, ये होगा नेत्रिका। ये सूक्ष्मदर्शी के केस में है। और दूरदर्शी के केस में जो एक लेंस होता है बड़ा, जो वस्तु की तरफ, छोटा वाला आँख की तरफ। तो यहाँ पे हम एक वस्तु को ले लेते हैं, मान लो वस्तु ले लिया ए बी। तो यहाँ से चल के प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगी पैरेलल और फिर इसकी फोकस से मुड़ जाएंगी। तो इसका छोटा फोकस लिया जाता है और इसका बड़ा फोकस लिया जाता है, ये ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे कहीं इसका फोकस पॉइंट है, तो ये ऐसे मुड़ गई और एक लाइन गया प्रकाशिक केंद्र से, दोनों जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब इसका फोकस इतना बड़ा रखते हैं कि ये वाला इसके फोकस के बीच में आ जाता है। मान लो इसका फोकस यहाँ तक कहीं है, तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल और ये लाइन जाएगी इसके फोकस से। मान लो इसका फोकस कहीं है, तो ये इसके ऐसे फोकस से गया लाइन, और एक लाइन जाएगा इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब चूंकि इसका फोकस थोड़ा बड़ा है और ये फोकस के अंदर है, तो प्रतिबिंब इसी तरफ कहीं बनेगा। जहाँ कहीं भी बनेगा आप बना देना। वो इसके बीच में भी हो सकता है, इससे बाहर भी हो सकता है, कहीं भी। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं डॉट डॉट बढ़ाने पर यहाँ पे इमेज आके बना, और हम नाम दे देते हैं, बना ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हो गया इसका इमेज सूक्ष्मदर्शी द्वारा। और यहाँ पे है नेत्र, ये हो गया नेत्रिका, नाम लिख देते हैं हम। और ये है अवदृश्यक। अवदृश्यक जैसे हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसे आई पीस। तो इसको यहाँ पे ओ लिख देते हैं और यहाँ पे ई, आप समझ जाना, ये ऑब्जेक्टिव है और आई पीस। तो ये हो गया इसका किरण आरेख। अब इसमें कहा है प्रतिबिंब का बनना भी दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे एंगल रहेगा बीटा और यहाँ पे एंगल रहेगा अल्फा। तो यहाँ पे निकालना है आवर्धन क्षमता। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, जैसे माना नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ओ, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ओ नहीं एफ ई, और अवदृश्यक की फोकस दूरी एफ ओ है। और यहाँ पे कंडीशन है कि अवदृश्यक की फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए नेत्रिका से। ये यहाँ पे विशेष कंडीशन होता है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो वस्तु है इसके द्वारा आँख पे बनने वाला जो कोण है उसे हमने अल्फा कहा है, और जो अंतिम प्रतिबिंब है उसके द्वारा आँख पे बनने वाला कोण बीटा। तो ये सभी आपको शब्दों में लिखना है, या फिर आप केवल इतना लिख सकते हो। और यहाँ पे लिखेंगे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, या फिर ऐसे लिख देंगे tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पे ए बी और आधार है ए ओ, ये हो गया इसका आधार। चाहे तो आप इधर वाला भी अल्फ़ा ले सकते हो, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर हमेशा होते हैं। चाहे तो आप इस साइड से अल्फ़ा ले लो या फिर इस साइड से अल्फ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे केवल ऐसा ले लेते हैं। और चूँकि ये वाली जो वस्तु होती है बहुत छोटी होती है, तो ये अल्फ़ा भी बहुत छोटा है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हैं ए बी बाई ए ओ की जगह पे हम लिखेंगे डी। अभी कारण भी बता रहे हैं। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा टेंड्स टू 0 है, अल्फ़ा लगभग 0 के बराबर है, इसलिए हमने tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिखा है। tan अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा। यहाँ पे ए ओ क्या है, डी है। डी मतलब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
तो जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तभी यहाँ पे बनने वाले कोण को हम अल्फा कहेंगे। मतलब इस लेंथ को आपको डी कहना है। ये केवल अल्फा की बात हो रही। अल्फा मतलब होता है वस्तु के द्वारा आंख पे बनने वाला दर्शन कोण, यानी यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए लेंस, यानी जब आंख यहाँ पे होती तो और वस्तु को दिखता तो फिर कैसा चित्र दिखता। और उसके बाद एक यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे tan बीटा। चाहे तो आप ट्रेंगल का नाम भी लिख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंगल उठाओ या फिर ये छोटा वाला, तो हम ये छोटा वाला ट्रेंगल उठाएंगे। tan बीटा बराबर लंब है इसका a डैश b डैश और आधार है a डैश e, या फिर इसको लिख सकते हैं tan बीटा को बीटा लिखेंगे, वजह सेम वही है क्योंकि ये छोटा मोटा इमेज रहेगा। और a डैश b डैश इसके बारे में जानकारी नहीं है, और a डैश e ये क्या है, ये है UE, ये दूरी नेत्रिका से वस्तु की दूरी है तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, लेकिन यही प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करता है, तो यहाँ पे UE लिख देते हैं। और ये वाली जो दूरी होगी ये होगी VO अपदृश्यक के द्वारा, और ये दूरी रहेगी UO। आप कहोगे यहाँ पे आपने D लिखा हुआ, UO लिखा। D का मतलब होता है जब वस्तु को देखने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सबसे करीब करके जो वस्तु दिखती है वो D डिस्टेंस ही होता है, तो हमने D लिखा। ये जब बिना उपकरण के हम देखते हैं तब की बात होती है, और जब उपकरण लगा दिया तो यहाँ पे अल्फ़ा के बजाय अब हमने बीटा यूज किया है, तो ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जिसको लिखेंगे यम से, और सूत्र होता है बीटा अपान अल्फा। बीटा का मतलब होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण। ये है अंतिम प्रतिबिंब, इसके द्वारा भी बीटा बना, इसके द्वारा भी बीटा बना, तो इसलिए हमने a डैश b डैश लिया। चाहे तो आप इसको भी लेके सवाल लगाओगे सेम उत्तर आएगा। अब बीटा की वैल्यू आपको रख देनी है जो कि a डैश b डैश अपान UE, और इसकी वैल्यू है AB/D। इसको अगर आप हल करोगे तो ये मिलेगा a डैश b डैश बटे AB इंटू D बटे UE, ये हो जाएगा आवर्धन क्षमता। लेकिन हमें ना तो a डैश b डैश की लंबाई पता है ना ही AB की, तो हम इन दोनों को हटा के VO और UO के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इन दोनों के लंब का अनुपात इन दोनों के आधार के अनुपात के बराबर होगा। अब चाहे तो आप इसको चिन्ह सहित लिख सकते हो कि इधर वाली दूरी प्लस तो इधर वाली दूरी माइनस भी, वैसे भी आप लिख सकते हो। तो ये बनेगा माइनस में VO बटे UO इंटू D बाई UE। ये हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। लेकिन यहाँ पे केस कहा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए, उस समय की बात बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, इसमें अनंत पर नहीं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, तो यहाँ पे नेत्रिका में जो सूत्र लिखेंगे 1/FE, एफ की जगह पे FE लिखेंगे, 1/VE माइनस में 1/UE, ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ से का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, मतलब V की जगह पे D लिख देना है, तो ये हो जाएगा 1/FE बराबर 1/VE माइनस में 1/, जो यहाँ VE की जगह पे लिखेंगे D। अगर आप चिन्हों की बात करो तो चिन्ह कैसे लिखे जाएंगे, हम D के आगे का चिन्ह माइनस लिखेंगे ये वाला, और UE के आगे का चिन्ह भी माइनस लिखना है क्योंकि UE है इस तरफ, यहाँ पे देखो ये UE इस तरफ है, ये लेंथ, तो हम इसको भी माइनस लिखेंगे क्योंकि मेन जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U होता। तो F की जगह FE, V की जगह VE या माइनस D, और U की जगह पे माइनस UE। तो ये जो बनेगा ये इतना आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 1/UE की वैल्यू बनेगी
1/Fe प्लस 1/D, या फिर लिख सकते हैं कि ये बनेगा D प्लस Fe बटे DFE। ये हो गया 1/UE की वैल्यू। अपने वाले सूत्र में रखेंगे तो M की वैल्यू बनेगी माइनस में VO/UO इंटू D इंटू 1/UE की वैल्यू हो गई D प्लस Fe बटे DFE। D से D को काट देंगे तो क्या बचेगा, आगे लिख देते हैं जो बचेगा। M की वैल्यू बचेगी, M की वैल्यू VO/UO, ये माइनस में, और यहाँ पे बचेगा D से D कट गया तो बचा D प्लस Fe/Fe। चाहे तो ये लिख लो या थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, माइनस में VO/UO और Fe दोनों के नीचे लगाएंगे तो Fe बटे Fe मतलब 1, और इसको D बटे Fe लिख सकते हो। ये फाइनल आंसर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका टॉपिक में समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, तो आप इसको लगा सकते हो। अगला प्रश्न है 5वें का तीसरा खंड। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा नापी गई धारा भी ज्ञात कीजिए। तो चित्र बना ले पहले। ये है 5वें का तीसरा खंड। इसमें दिया है एक प्रतिरोध, फिर कुछ दूर खाली है, फिर एक प्रतिरोध का साइन है, और इस पे जो वोल्टेज लगा है वो लगा है 60 वोल्ट का। यहाँ पे 1 एम्पेयर मीटर लगा है। पूछा कि एम्पेयर मीटर में कितनी धारा आएगी, मतलब यहाँ से कितनी धारा आगे जा रही है, 60 वोल्ट दिया है। और इसमें जो प्रतिरोध है वह 20 ओम, और यहाँ भी कुछ प्रतिरोध है 10 ओम का। तो इसमें कहा है सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा है कि बताओ। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, अगर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस कुछ ऐसे जुड़े हैं, पतंग वाला फिगर होता है, ये वाला, इसको किसी बोल्ट से आप कनेक्ट कर दो और यहाँ इनको कुछ नाम दे दें, जैसे नाम दे दिया PQRS, ऐसा कुछ दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 5 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हों कि 4 प्रतिरोध किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा को दिखा रहे हों और एक प्रतिरोध उस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण पर कनेक्ट हो, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर ये निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पे जो संलग्न भुजाएं हैं, ये दोनों भी संलग्न है, ये दोनों भी संलग्न है, ऐसे देखो तो ये भी संलग्न है, तो इनके संलग्न भुजाओं पर प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। यानी अगर हम ऐसा लिखें, प्रतिरोध R PQ के बीच में बटे में प्रतिरोध R QR के बीच में, तो ये बराबर होगा प्रतिरोध R PS के बीच की वैल्यू और प्रतिरोध R R के बीच की, मतलब ये प्रतिरोध बटे इसकी वैल्यू, तो ये वाली प्रतिरोध बटे इसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। एकदम बेहतर से डिटेल में सीखने के लिए आप हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ज़रूर देखें, वहाँ पे इससे संबंधित ढेर सारे न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने केवल बेसिक लिख के बता दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। जब 5 प्रतिरोध इस प्रकार से कनेक्ट हों कि 4 किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं और एक उसमें से किसी एक पर उस पर विकर्ण पर पड़ा हुआ है, तो अगर
उनके मतलब प्रतिरोधों के अनुपात बराबर हैं, तो कह सकते हैं कि जो विकर्ण पर लगा हुआ प्रतिरोध है इसमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा नहीं बहेगी या फिर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है जो कि विकर्ण पर पड़ा हुआ है। और पूरा डिटेल में सीखने के लिए आप हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, अमीटर कितना करंट पढ़ेगा या कितना करंट इसमें से जाएगा। तो ये परिपथ केवल जटिल दिया है लेकिन है आसान, लॉजिक पर लिखा हुआ सवाल है। जैसे यहाँ पे 20 ये दोनों बराबर है, फिर 20 और इसमें 10 दिया हुआ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, मतलब इसके बीच का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं बहेगा। सेम कहानी यहाँ है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और इसमें कोई करंट नहीं बहेगा। तो केवल यही इतने प्रतिरोध बचेंगे और ये बीच वाला किसी काम का नहीं है, तो आपको इसे पढ़ना भी नहीं है, केवल ये दोनों लोग बचेंगे। मतलब जो फाइनल इमेज आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन जब आप सवाल लगाओगे तो आपको कारण सहित लिखना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों मिटा दिया। आपको इसे लगाना है बस। 20 और ये 60 वोल्ट। वजह आप लिख सकते हो कि सभी प्रतिरोध चूँकि समान है अर्थात उनके अनुपातों का वैल्यू भी समान आएगा, इसलिए ये जो 10 ओम है और ये जो 10 ओम है इनके सिरों के बीच का विभवांतर 0 होगा, अतः इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तो अब ये नया चित्र है, देखो ये 3 प्रतिरोध आपस में श्रेणी में है, तो इनको जोड़ के कितना बनेगा 60 ओम का, और नीचे वाला जोड़ के कितना बनेगा, ये भी बनेगा 60 ओम का। अब इस पे 60 वोल्ट लगा हुआ है। अब देखो ये दोनों है पैरेलल, तो 1/60 दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 2/60 यानी 30। तो ये दोनों मिला के आएंगे 30 ओम के हो गए, और इस पे वोल्टेज लगा 60। हम यहाँ पे वैसे आपको रफली बता रहे हैं, ये हो गया 30 ओम का। मतलब ये दोनों जब पैरेलल हो गए तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज /R, यानी 60/30 यानी आएगा 2 एम्पियर। तो ये जो अमीटर है वो कितना एम्पियर करंट पढ़ेगा, 2 एम्पियर। तो ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है 5वें का चौथा खंड। दिया हुआ ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या करो। तो या तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हो या फिर पिछले सेटों में ये बहुत बार आया हुआ है। 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसमें बहुत बार है यहाँ पे। फिर भी हम यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक झलक दिखाते हैं कि क्या है इसके बीच में गैप। पहला है चालक और एक है कुचालक और एक है अर्धचालक। हम इस वीडियो में आपको तो पूरा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी बात तो बताने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम एक मोटा मोटा अंतर दोनों में बताते हैं कि एनर्जी गैप जो होता है उसके आधार पर इसमें जो एनर्जी की गैपिंग होती है जिसे हम ईजी लिखते हैं वो वैल्यू होती है 0, यानी बैंड आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं जिसे हम बोलते हैं अतिव्यापन, यानी चालकों में ऊर्जा बैंड अतिव्यापन करते हैं। इसके बीच में जो होता है इसकी ईजी की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है, यानी एनर्जी गैपिंग लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है। और जो अर्धचालक है इसके अंदर की जो एनर्जी गैप होती है वो लेस देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी इसमें जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनके बीच में ऊर्जाओं का अंतर इससे थोड़ा कम होता है और इसमें ऊर्जाओं का अंतर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सिंपली इसका पहचान है। यहाँ पे हम चाहे तो चित्र के जरिए भी आपको दिखा सकते हैं कि इसमें जो होता है एनर्जी बैंड आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। इसमें एनर्जी बैंडों के बीच की दूरी काफ़ी गैप होती है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी की गैपिंग, ईजी से दिखाते हैं। और इसमें थोड़ी कम होती है एनर्जी की गैपिंग, एनर्जी बैंड थोड़े से कम दूरी पर होते हैं। और बाकी एनर्जी बैंड को डिटेल में सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए या फिर आइकॉन मतलब जो आई बटन आता है उस पर क्लिक करके सीधे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ इसका जवाब। सिंपल डिफरेंस आप बता सकते हो और बाकी डिटेल में हमने एक एक चीज़ को सिखाया हुआ, एक एक टॉपिक बना के, तो उसको यहाँ पे सिखाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो अभी हम लगाएंगे इसके आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वें के चौथे खंड का ऑप्शनल, मतलब उसमें 2 प्रश्न था और इस पे स्टार लगा हो। देखो ये मतलब ये इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत सिखाते हैं। दिया है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कुछ एरिया दिया है, लंबाई वगैरह दिया है, एक्स अक्ष के अनुदिश एनर्जी निकालनी है। 5वें के चौथे खंड का ऑप्शनल है जिसे हम अथवा बोलते हैं, मतलब उसमें से कोई एक करना है। ई की वैल्यू दिया हुआ है 50 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ये दिया हुआ। तो आपको इन सबसे मतलब नहीं है, आपको केवल इससे मतलब है जिसे हम बोलते हैं ई नाट। तो यहाँ से पता चला कि ई नाट की वैल्यू 50 न्यूटन प्रति कूलाम। चाहे तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, इसका मात्रक होगा, ये चूँकि विद्युत क्षेत्र है तो उसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो गया ई नाट का मान। अब उसमें दिया हुआ है एरिया, सवाल में दिया है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले तो मीटर में बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 पे पावर ऋण 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये बन गया मीटर स्क्वायर, तो गया 10 गुणे 10 पे ऋण 4 मीटर स्क्वायर, या बन गया 10 पे ऋण 3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर, यानी आधा मीटर। ये हो गया। तो यहाँ से ए एल, जिसे हम आयतन बोलेंगे, आयतन हो जाएगा ए इंटू एल, तो हो गया 0.5 गुणे 10 पे पावर ऋण 3, इतना आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पे पावर ऋण 4 मीटर क्यूब, इतना हो गया आयतन। अब इसमें पूछा कि कुल कितनी ऊर्जा होगी। तो जो ऊर्जा होती है चुंबकीय क्षेत्र की, कुल ऊर्जा ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये होता है टोटल ऊर्जा। और एक होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व, तो उसमें v से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालनी तो ऐसे लगेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान रख देना है आपको। ई नॉट की वैल्यू यहाँ से पता है और v की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। रखने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यह हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, यही सूत्र लगेगा और बाकी जो भी आएगा उत्तर। चाहे तो यहाँ पे आप पहले लिख सकते हो शब्दों में कि चुंबकीय क्षेत्र की कुल ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, अतः कुल ऊर्जा में आयतन से गुणा करना पड़े। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं इसको। अगला प्रश्न है इसका 5वां खंड, एक ड्यूट्रॉन नाभिक और एक अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दिया हुआ है। तो निम्नलिखित अपक्रिया में Q का मान बताओ। एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का संकेत होता है 1H2। ये दिया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया है 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक दिया 1H2, यानी यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूट्रॉन की। अब एक ड्यूट्रॉन में कुल कितने न्यूक्लियन होते हैं, 2 होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। चाहे तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, जो लिखा है यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1H2 की बंधन ऊर्जा, ये तो प्रति न्यूक्लियन है, तो टोटल ऊर्जा हो जाएगी 2 गुणे 1.25, यानी हो जाएगा 2.50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम ऐसे ही एक हीलियम है, उसके बारे में भी दिया है। तो हीलियम को लिखते हैं 2He4। तो इसकी दिया हुआ है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया है 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे कुल टोटल 4 लोग हैं, यही है न्यूक्लियनों की संख्या जो ऊपर लिखी रहती है। तो लिखेंगे 2He4 की बंधन ऊर्जा, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 गुणे 7.4
4 4 चौक को 16, 4 7 28 1 29 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इक्वेशन दिया उसको देखते हैं क्या दिया हुआ 1H2 गिव्स आउट में 2He4 प्लस में Q, तो Q का मान निकालना है। तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, इनकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा, सिंपल। तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, अब चाहे तो दोनों तरफ बैलेंस कर दो, जो आएगा उत्तर आएगा। 2 गुणे 1H2 की टोटल एनर्जी कितनी है 2.50, और इसका पूरा कितना आया, अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, दोनों तरफ की ऊर्जा लिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू है 29.6 और प्लस है Q, हमें Q का मान निकालना, इसको 75 कर देंगे तो 2.5 दूनी 5 हो गया, इधर हो गया 29.6 प्लस Q, इस साइड घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 29 में से 5 घटाएंगे तो आएगा ऋण में 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी इसकी ऊर्जा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आया होगा कि कितना लगाना है। अब चूँकि यहाँ एनर्जी लगानी तो आपको माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें केवल आपको ऊर्जा लिखनी है 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ इस प्रश्न का जवाब, जो कि खंड था 5वें का 5वां। तो आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है प्रश्न क्रमांक 5 के सभी खंडों को। तो उम्मीद है कि आपको आज की सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, कोई टॉपिक या कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।